यूपीएससी हिंदी वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये इकोनॉमी क्लास 12 है, जिसमें हम मुद्रास्फीति का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट इसमें अपनी क्लास 11 में या 11वीं क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया था। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें, इकोनॉमी क्लासेस ये फ्री सीरीज है, जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम 90% या 95% एक्यूरेसी के साथ इसकी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसकी सभी क्लास नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी और साथ में प्रैक्टिस सीट फ्री है, और उसको यूज कैसे करना है उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना समय गवाए हुए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा कहाँ था इसको, हमने छोड़ा था इसको कहाँ पर, हमने छोड़ा था इसको भाग 2 पर, भाग 2 यानी पार्ट 2। और आज इसको हम स्टार्ट करते हैं भाग 3 से। हमने उसमें स्टेगफ्लेशन पढ़ा था। ठीक है, और भी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, उसको रिवीजन आप कर रहे होंगे अच्छे से, और टाइम टाइम में भी रिवीजन करवाता रहूंगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं स्फीतिकारी अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है, इसको हम अब आसान भाषा में समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब साथ में पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। यह तब होता है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ता है। कब होता है? जब मांग अर्थव्यवस्था में, सिंपल सी बात है, ये मुद्रास्फीति, भले इसको स्फीति कारक अंतराल बोलो या इन्फ्लेशनरी गैप बोल लो, इसका कारण क्या है? मांग में वृद्धि। ठीक है, हम कई टाइम पढ़ चुके हैं इसको, नाम अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, क्योंकि वो कार्ड वही होता है, तरीका ही वही होता है, लेकिन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग मापदंड पर बैठाते हुए उनके नाम अलग अलग रख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप को क्या बोलते हैं हम, इसको अधिक हो जाती है, इससे कीमतों पर दबाव बढ़ता है। कीमतों मतलब बढ़ती है। ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है। जब डिमांड, तो क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। सूत्र क्या होता है स्फीतिकारी अंतराल का? मैं आपको वास्तविक जीडीपी पढ़ा चुका हूँ, संभावित जीडीपी पढ़ा चुका हूँ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो माइनस किसको कर देंगे, आपकी रियल जीडीपी में से नॉमिनल जीडीपी को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, स्फीति कारक अंतराल, कि आपका जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कितना है। ठीक है, तो जीडीपी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, जाके आज इससे और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा किसमें कि आपको इन्फ्लेशनरी आपको रियल जीडीपी समझाऊं, नॉमिनल जीडीपी समझाऊं, क्योंकि देखो फिर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको दिक्कत आने लगी। ठीक है, रिविजन मैं करवा दूंगा जब पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी आपकी, पूरा रिवीजन में एक कोर्स से पूरा करवा दूंगा। मैराथन क्लास लेना पड़े मुझे, भाई लाइव सेशन लेना पड़े मुझे, ठीक है, तो मैं आपको करवा दूंगा। सेकंड होता है हमारा अपस्फीतिकारी। याद रखना, ये स्फीतिकारी था, इन्फ्लेशनरी, इसलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश के वर्ड याद रखा करो। इंग्लिश के वर्ड याद रखने से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। ये अपस्फीतिकारी है, ये इन्फ्लेशनरी है, डिफ्लेशनरी है। ठीक है, स्फीतिकारी अंतराल की विपरीत है, जहां मांग अर्थव्यवस्था के संभावित उत्पादन से कम हो जाती है, जिससे कीमतें, ये कीमतें, यहाँ पे कीमतें कम हो जाती हैं और आर्थिक स्थिरता आती है। जैसे क्या हुआ, किसी चीज़ की डिमांड घट चुकी है। डिमांड घटने के कई सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक तो हो गया शौक खत्म हो गया, लोगों में जो क्रेज था उस चीज़ को लेने का वो खत्म हो गया, शौक खत्म हो गया, यानी फोन्स लेने का, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे देखो हर चीज़ का ट्रेंड चलता है, ये चलता है, ट्रेंड चलता है। तो क्या होता है उस चीज़ से, आपकी क्या डिमांड कम हो गई, आपूर्ति तो उतनी ही है, इससे क्या होती है, कीमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा, क्या, जैसे आपने अभी देखा होगा, एक टोपी चल रही है, जो विंटर की टोपियां पहनते हैं हम कानों में ठंड नहीं लगे जिससे, वो कैसे ऐसी हैं वो टोपियां, ऐसी है उसका जो पूरा यहाँ पे कान लगते हैं, उसमें ये कान है और उसमें ये लटका रहता है कुछ। देखो अब मैं ये मत बोलना कहाँ से पता चलता मुझको, ये चीज़ सब पता चल जाता। देखो अपन भी यही दुनिया के हैं, बाहर के तो है। इसको हम पंप करते हैं, यहाँ से हम इसको दबाते हैं, यहाँ पे फ्लो होती है हवा, इसमें से आवाज़ आती है, जो बच्चों के जूते में आती है आवाज़, पी पी करके। ठीक है, वैसी आवाज़ आती है। अब इस साल इसकी क्या रही, डिमांड ज़्यादा रही, हो सकता है नेक्स्ट 2-3 साल में इसकी डिमांड एकदम से कम हो जाए, क्योंकि ट्रेंड चला जाएगा। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, तो उसमें मैंने एक कारण आपको बताया, ट्रेंड। ठीक है, और एक सेकंड कारण क्या हो सकता है, जैसे किसी चीज़ की डिमांड कम है, डिमांड कैसे, जैसे मान लो कोई दवाई है, वो किसकी है, सर्दी जुकाम की। ठीक है, तो जब क्या रहा, जब तक हमारे देश में, जब तक कोरोना का प्रभाव ज़्यादा रहा, कोरोना का प्रभाव, कोविड का प्रभाव ज़्यादा रहा,
कोविड बोलेंगे अच्छे शब्द है उसके लिए। तो तब तक सर्दी और जुकाम की जो मेडिसिन थी उसकी डिमांड ज़्यादा रही। फिर वो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये चला गया, अब वो डिमांड है लेकिन उतनी नहीं है जितनी उस टाइम पर थी। इससे हुआ क्या, उससे कीमतें घटती हैं, इससे आर्थिक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती, आर्थिक स्थिरता आती है। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। मैं इंग्लिश वर्ड का यूज ज्यादा करता हूँ और करूंगा, और आपको हिंदी भी तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे खुद क्या करूंगा, आपसे बोलूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप भी इंग्लिश वर्ड का यूज करो। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है, एकदम इसके उलट होता है, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो याद करना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, सूत्र क्या था इसका, सूत्र याद रख लेना। अब बोटल नेक मुद्रास्फीति क्या होती है? बोटल नेक यानी किसकी? ये बोतल की नेक है, ऐसे करके बोतल की नेक होती है, गर्दन, गर्दन पतली होती है, उसको इसी इसलिए उसका नाम क्या रखा, बोटल नेक। अब बोटल नेक मुद्रास्फीति होती क्या, उसको समझते हैं। ठीक है, ऐसा तब होता है जब वस्तुओं की आपूर्ति में भारी गिरावट आती है, यानी आपूर्ति कम हो गई। यहाँ पे क्या हुआ था, वस्तुओं सेवाओं की मांग अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है, मांग ज्यादा हो रही है, मांग ज्यादा हो रही है, यहाँ पे मांग कम हो रही है। यहाँ पे आपूर्ति से कोई बात नहीं थी, यानी 100 ब्रेड के पैकेट तब आ रहे थे, 100 ब्रेड के पैकेट अब आ रहे हैं। स्थिति अलग अलग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी 120 की और यहाँ पे डिमांड है 80 की, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है। एक्स्ट्रा यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पे महंगाई बढ़ रही थी। आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे दिक्कत आ रही है कहाँ पे, आपूर्ति में, बोटल नेक में, आपूर्ति में भारी गिरावट आती है। ठीक है, तो आपको सब देखने में एक जैसे लगेंगे, ये जो सब मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए, आज पढ़ाए, जो लास्ट क्लास में पढ़ा रहा, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, जो आज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है बार बार, सर मांग और आपूर्ति ही तो है सब में। याद रखना, ध्यान से पढ़ना एक एक वर्ड को और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से। इसमें आपूर्ति की तो बात है ही नहीं, इसमें बात है सिर्फ मांग की, डिमांड की। डिमांड यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, बस इतना याद रख लो। आपकी स्फीतिकारी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप आपका कवर हो चुका है। बोटलनेक क्या होता है? जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले से, बाधित आपूर्ति श्रृंखला, चेक कर लेंगे आप जाके, पढ़ाया हुआ था लास्ट क्लास में, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं? बोटलनेक मुद्रास्फीति। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गई, जो आपूर्ति है वो कम हो गई। ठीक है, डिमांड नहीं बढ़ी, इसमें डिमांड उतनी ही रही। 100 ब्रेड के पैकेट की डिमांड, सॉरी 100 डिमांड थी, 100 ब्रेड के पैकेट डिमांड थी, पहुंची स्टोर तक सिर्फ कितनी, 70। तो डिमांड ज्यादा लगती है देखने में, लेकिन डिमांड तो उतनी है, लेकिन आपूर्ति कम हुई। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, कंफ्यूजन होगी जरूर नहीं। एक व्यक्ति है, ये इतना लंबा है, इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई इतनी है, इसकी हाइट तो सेम है लेकिन ये इससे लंबा है, यानी ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। अब दूसरी कंडीशन है, ये व्यक्ति गया दूसरे देश जहाँ पर सामान्यतः हाइट कम होती है, इसकी हाइट इतनी है सेम, थोड़ा सा देखो साइज में बनाऊंगा थोड़ा इधर उधर जाएगा, सब लोगों की हाइट इतनी है, तो ये हो गया वहाँ पे बड़ी हाइट वाला। ये तो सेम ही है, कंडीशन अलग अलग हो गई। ठीक है, तो वही यहाँ पे लॉजिक सेम यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मांग, यहाँ पे आपूर्ति, यहाँ पे मांग ज्यादा थी, यहाँ पे मांग कम थी, इसलिए इसके जो प्रभाव दिखाई दिए वो कम दिखाई दिए। यहाँ पे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यहाँ पे क्या घटेगी, यहाँ पे आपूर्ति कम हुई तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और बाद में अगर दूसरी कंडीशन देखें, अगर आपूर्ति बढ़ेगी मुद्रास्फीति घटेगी। समझ गए? अब आगे चलते हैं, मुद्रास्फीति से संबंध एक होता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स कैसे काम करता है? कीमतों में वृद्धि हुई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो दुकान वाला दिया था लास्ट क्लास में, कि 10,000 रुपये कमाते हो, 8,000 रुपये हो गया, 8,000 रुपये ऐसे फायदे में। कीमतों में वृद्धि हुई, उसके कारण क्या हुई, मजदूरी बढ़ जाती है, मजदूरी बढ़ने पर इस वृद्धि पर कर लगता है, क्योंकि टैक्स तो हर चीज पे लगता है। ठीक है, जैसे कि महंगाई हो गई, महंगाई की वजह से सैलरी बढ़ गई, उस सैलरी की वजह से ही, वेतन की वजह से ही महंगाई बढ़ी दोबारा। जो दुष्चक्र पढ़ाया था वही हुआ। क्या? दिखने में पैसा 10 लाख लग रहा है, टैक्स इस पे बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्स इस पे बढ़ जाएगा, लेकिन रियलिटी तो वही है। इससे क्या होता है, रेवेन्यू अधिक हो जाता है सरकार का, जनता की हालत खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति कर। ठीक है, तो जनता की हालत खराब होती है, सरकार की अच्छी होती है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बोला था।
आपको याद रखना है इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो क्या होता है, अधिक राजस्व उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति कर या इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आप अगर कॉन्सेप्ट देखोगे वो है मुद्रास्फीति प्रीमियम। ये क्या होता है, ऋणदाताओं को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, ऋणदाताओं को। ठीक है, क्योंकि वास्तविक ब्याज दर नामात्र ब्याज दर कम होती है, यह ऋण लेने वालों के लिए लाभ बनता है। ऋणदाताओं यानी ऋण ऋण लेने वाले, ठीक है, जो लोन लेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। जैसे मैंने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया और वही व्यक्ति अगर 1 लाख उस समय और कहीं खर्च करता तो वो एक नैनो कार ले सकता था। क्या, नैनो कार। ठीक है, आज मैंने उस टाइम पे उससे मैंने 1 लाख ले ली, उसको नैनो कार मिल जाती। मैंने उसको 5 साल तक कुछ नहीं दिया, यानी ब्याज वगैरह, क्योंकि मेरा फ्रेंड था, उसको ब्याज तो मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि दोस्त कैसा फिर। तो मैंने उसको 5 साल के ले लिया और उस टाइम पे क्या हुआ, मुद्रास्फीति हर जगह बढ़ गई भाई, हर चीज महंगी हुई, वाहन महंगे हुए, खाना महंगा हो गया, रहना महंगा हो गया। मैंने 5 साल बाद उसको 1 लाख रुपए वापस किए। क्यों किए वापस, क्योंकि मैंने उससे 1 लाख लिए थे। तो वो भी हंसते हंसते रख लेगा, लेकिन जब वो इसकी इकोनॉमिक्स में जाएगा, अर्थशास्त्र में जाएगा, खर्चे में जाएगा, तो वो बोलेगा कि अरे अब पहले मैं नैनो ले सकता था, नैनो कार, अब तो इसकी स्प्लेंडर भी नहीं आ रही, बुलेट बाइक भी नहीं आ रही इसकी। तो यानी पहले मैं कार ले सकता था, अब मैं बाइक नहीं ले पा रहा हूँ 1 लाख में। यानी इससे होगा क्या, इससे किसको लाभ हो गया, इसको लेने वाले को तो लाभ हो गया, जिसने ऋण लिया था पहले, देने वाले को घाटा हो गया। ये पूछा गया कॉन्सेप्ट है यूपीएससी का। कई सारे उसमें ऑप्शंस रहते हैं, मैं इसको आपको कीवर्ड्स में समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। तो याद दिला देना मुझे, अगर मुझे तो याद रहेगा, वैसे अगर भूल जाऊं तो बता देना। ठीक है, तो क्या होता है, ऋण लेने वालों को लाभ होता है। जैसे यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर ये करता तो इसको लाभ होता कितने का, कुछ भी चीज का। ठीक, और वैसे ही सिंपल सी चीज क्या है, यहाँ पे इसने भी 1 लाख का बिजनेस किया, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए उस टाइम पे उसकी कीमत ज्यादा थी डॉलर की तुलना में। जैसे मान लो इसने डॉलर ही ले लिए थे उस टाइम पे, ये व्यक्ति इसने क्या किया, 1 लाख उधार लिया था, जो मैं हूं, मैंने 1 लाख उधार लिया था, मैंने उससे कुछ नहीं किया, सिंपल एक चीज किया मैंने। मुद्रास्फीति कैसे बढ़ी, जैसे मैंने उससे डॉलर ले लिया, जितने भी डॉलर उसके बनते थे 1 लाख रुपए के, ठीक है, अब मैं उस डॉलर को बेच देता हूँ। अब डॉलर मेरे कितने के बिकते हैं, पहले 1 लाख के लिए तो मुझे लगभग 1,20,000 या 25,000 रुपए का पड़ेगा, 1,25,000 रुपये मिल गए। 1 लाख मैंने इसको दे दिए, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गई तो मुझे तो लाभ हुआ। तो लोन लेने वाले को हमेशा फायदा होता है, ऋण लेने वाले को फायदा होता है, देने वाले को घाटा होता है, इस चीज को याद रखना। मुद्रास्फीति प्रीमियम क्या होता है, ये चीज होती है। अब कॉन्सेप्ट है आपका पूर्ण नियोजन या फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। पूर्ण नियोजन कौन सी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में सभी उपलब्ध संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाता है, मार्जिनल यूटिलाइजेशन किया जाता है। वर्ड याद रखना, इंटरव्यू में पूछा गया वर्ड है ये। हमारे कांटेक्ट में है, उनसे इंटरव्यू में पूछा था मार्जिनल क्या होता है, यूटिलाइजेशन, मार्जिनल यूटिलाइजेशन होता क्या। किया जा रहा था, बेरोजगारी दर अपनी प्राकृतिक दर पर है। यानी पूर्ण पूर्ण नियोजन क्या होता है, रोजगार अच्छा है। देखो ये कीवर्ड्स ही हैं जो मैं आपको मुद्रास्फीति के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। कीवर्ड्स के टॉपिक में अलग कीवर्ड्स आएंगे, लेकिन ये कीवर्ड्स ही तो हैं। और कीवर्ड्स से यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनाता है, और बनाए हुए भी हैं। तो क्या अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का क्या हो रहा है, कुशलता पूर्वक यूज हो रहा है। बेरोजगारी दर अपनी प्राकृतिक दर पर है, जितनी उसको होनी चाहिए, ना तो बेरोजगारी दर या तो ना तो कम हो रही ना ज्यादा बढ़ रही, प्राकृतिक दर पर है। अब पार्ट 5 पर आते हैं। एक घटना होती है कोबे परिघटना, बहुत ही मजेदार घटना है ये। कोबे घटना क्या होती है उसको देखते हैं। जैसे कि ये स्पाइडर होता है, अगर ये बढ़ता जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करते। अब इसमें होगा क्या, अब पॉइंट ये बचा पॉइंट, ठीक है। अब इसमें करते हुए ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो ऐसे जुड़ते जुड़ते ये क्या बढ़ता जाता है। अब इसको मैं कॉन्सेप्ट में आपको मैं समझाऊं, सिंपल सी चीज, सिंपल सा माइंड शांत करके सोचना, और रियल लाइफ में अगर आपने देखा हो तो बता देना, ठीक है, यस करके मैसेज कर देना। पहले सुन लो मेरी बात पूरा। हिंदी मीडियम के हो तो मैक्सिमम मान के चलता हूँ 99% जो स्टूडेंट्स होंगे
वो किसान फैमिली से होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, या हो सकता है 90% लेके चलो, ठीक है, 99% नहीं बोल रहा, गुस्सा हो जाएंगे जिनकी जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग से ना हो। आपकी नहीं होगी, आपके पापा की होगी, आपके पापा की नहीं होगी, आपके दादा की जरूर होगी। यह घटना दालों जैसे कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करती है। सिर्फ दाल नहीं, यहाँ पे फसल लिख लो, कुछ भी फसल, गन्ना ले लो, दाल ले लो, गेहूं ले लो, धान ले लो, कुछ भी ले लो, लेके चलो, ठीक है। अब होता क्या है, एक चक्र गया कि उस टाइम पे किसी भी कारण से उस चीज की, जैसे दाल ही लेके चलो, ऑप्शन में लिखा है तो उसको यूज कर लेते हैं। दाल है उस एक साल बहुत महंगी हो गई। महंगी क्यों हो गई? क्योंकि कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? कई सारे, जैसे कि इसकी खेती कम की थी उस साल किसानों ने, ठीक है, तो कीमतें बहुत ज्यादा नहीं, यानी पर किलो पर केजी अगर मैं बात करूं तो पर केजी ये जा रहा था, जैसे मूंग दाल मान के चलो 120 से लेके 140 तक, या 140 लेके चलता हूँ एक कांस्टेंट 140। कीमतों में वृद्धि से होता क्या है, अब सभी लोग बैठेंगे, किसान बोलेंगे इस साल दाल बहुत अच्छी गई, सबके माइंड में आएगा कि दाल अच्छी जा रही है, महंगी जा रही है, अगली साल हम दाल करेंगे। सबने किया क्या कि सबने दाल कर दी, पूरे भारत के किसानों या पूरे क्षेत्र के किसानों ने दाल कर दी। कौन सी वाली? वो भी मूंग दाल कर दी। उससे हुआ क्या, कॉन्सेप्ट वहीं लौट के आ गए हम किस पर, कि आपूर्ति ज्यादा हो गई। अब आप सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, फेस पर स्माइल आ गई है, समझ गए हुआ क्या, कहाँ फंस गए हम। आपूर्ति ज्यादा हो गई तो होगा क्या, मुद्रास्फीति, यानी कीमतें घट जाएंगी, मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमतें कम होंगी, और कीमत कम होगी तो क्या होगा, किसान बोलेंगे घाटा हो गया पूरा, जितना उन्होंने क्या लिया था उसमें कॉस्ट लगी उनकी, उससे भी ज्यादा उनको फायदा पहुंचा ही नहीं, यानी घाटे में चले गए। और घाटे में चले गए तो क्या ये किसान ये सोच सकता है कि मैं दोबारा मूंग दाल ही करूंगा? क्योंकि वो पैनिक हो चुका है, मूंग दाल से परेशान हो गया, अरे ये गलत हो गया मेरे साथ। वो किसान क्या करेगा, इस बार मूंग दाल करेगा ही नहीं। और सभी किसान ये सोचेंगे, और सभी ये सोचेंगे तो होगा क्या, अगले साल फिर महंगी हो गई दाल। महंगी क्यों हो गई? कम किसानों ने की। कम किसानों ने की, डिमांड तो वही थी, डिमांड वही थी। डिमांड बढ़ती घटती किसकी वजह से दिखती हमको बढ़ती हुई, डिमांड वही रहती है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। आपूर्ति कम या ज्यादा हो रही है, बस आपूर्ति कम या ज्यादा हो रही है। हुआ क्या, कीमतें बढ़ गई दोबारा। क्यों बढ़ गई? आपूर्ति कम थी। फिर किसानों ने सोचा इस बार तो मूंग दाल करेंगे, फंस गए ये। और ये हर साल होता है, हर साल अगर आप किसान फैमिली से हो, गांव में रहते हो, तो हर साल कुछ ना कुछ होता है। और हर बार ये सोचते होगे आप, जैसे आपके पापा ने या आपकी फैमिली में किसी ने कोई खेती की होगी, आप सोचते होगे अगर हम इसकी खेती कर लेते तो आज उनको लाखों का फायदा होता। और अगली साल वही की उसी की कीमत गिर जाती है। तो वही कहलाती है कुव्य परिघटना। और यहाँ पे जिसको इकोनॉमी की नॉलेज है, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की नॉलेज है, तो वो सिंपल से क्या करेगा, वो रिस्क लेगा। कम कीमत पर गया इस साल, तो वो अगली साल मूंग दाल ही करेगा। भले कम गया, घाटे में गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है। किसान सभी यही सोचेंगे, लेकिन मैं अलग सोचूंगा। इसीलिए बोलते हैं किसान साक्षरता, जागरूकता, कि वो घाटा ना खाएं। ठीक है, घाटा नहीं होना चाहिए। तो जागरूकता, किसान साक्षरता क्या होती है, केसीसी क्या होता है, ये जो सरकारें योजनाएं चला रही हैं वो किस लिए चला रही हैं, डिजिटलाइजेशन क्यों किया जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो इनका फायदा उठा लेते हैं बेचारे किसानों का। ठीक है, तो ये क्या परिघटना क्या कहलाती है, कोव्य परिघटना कहलाती है। तो साइकिल में चलता है ये चीजें। अब भाग 6 क्या होता है, भाग 6 में पढ़ते हैं हम क्या क्या। ठीक है, अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। आप एक चीज कर सकते हो, आपको जो दिखता है ना ये फ्लो, ये आपके डायग्राम या इमेज, इसको पेंटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो जो आपको बोलना है, इससे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक फोटोग्राफ अच्छा सा लगाया हुआ है। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? हेडलाइन मुद्रास्फीति सीधा सा मतलब है समग्र मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा जैसी सभी वस्तुएं और सीमाएं शामिल हैं जो अस्थिर होती हैं। अस्थिर होती हैं कैसे? जैसे सब्जियां मान के चलो, सब्जियां हैं, फल है और गेहूं है। आप देखते होंगे हर एक महीने में आटे की कीमतें कभी बढ़ जाती हैं। जो बाजार में रह रहे होंगे ना स्टूडेंट्स, जो खुद खाना बना रहे होंगे, उनको ये चीज पता होगा।
कभी 20 रुपये आटा बढ़ जाता है, अगले महीने 20 रुपये कम हो जाता है। ये अनस्टेबल रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 साल बाद चेंज हो रही हो इसकी रेट्स, हो सकता है पर डे हो सकती है। कुछ लेने गए खाने की चीज़, वो आज महंगी थी कल सस्ती हो गई। तो खाद्य और ऊर्जा जैसी सभी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। इसको बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति है, यानी हर चीज़ को मापते हैं हम इसमें हेडलाइन में। तो हेडलाइन नाम ही याद रख लो इसका, हेडलाइन। हेडलाइंस आती है न्यूज़ में, हेडलाइंस क्या आती है? प्रमुख। प्रमुख यानी सभी चीज़ें, पूरे देश के बारे में हर चीज़। सेकंड है कोर इन्फ्लेशन। कोर यानी मुख्य। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थ और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुएं शामिल नहीं होती, बाकी चीजें शामिल कर लेते हैं, यानी खाद्य चीजें शामिल नहीं होंगी और एनर्जी वाली, ठीक है, अस्थिर वस्तुएं शामिल नहीं होती। जिससे क्या पता चलता है आपको? रियल इकोनॉमी का पता चलता है। जैसे कि आज हमारी इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की थी, कल 1 लाख करोड़ 5,000 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, प्लस हो गया, अगले दिन माइनस हो गया। तो ये स्थिरता चाहिए हमको, क्योंकि हमको डेटा निकालना है। उसके लिए डेटा के यूज के लिए हम निकालते हैं कोर मुद्रास्फीति, क्योंकि इसमें खाद्य और ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता, यानी सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट किए हैं हमने यहाँ से पढ़ना भाग 6 से, यहाँ पे याद रखना किस कॉन्सेप्ट में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में प्रस्तुत किया गया था इसको, परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। इसमें ईंधन, खाद्य और अन्य आवश्यक उत्पादों को शामिल नहीं किया गया, इसमें ईंधन भी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। खाद्य भी है, अन्य आवश्यक वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया, ताकि अंतर्निहित प्रवृत्तियों को समझा जा सके कि कीमतें बढ़ रही हैं तो सिर्फ इन चीजों की बढ़ रही हैं, ईंधन की, खाद्य की, या और दूसरे प्रेरक हैं या कारक हैं। कारक कैसे? कुछ अन्य वस्तुएं हैं, जैसे पेट्रोल, कि पेट्रोल की वजह से ये महंगा हो रहा है या प्याज की वजह से और चीजें महंगी हो रही हैं, पता तो चले हमको कि महंगा क्या हो रहा है। तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए इसमें क्या किया गया, अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति ये है हमारा, ठीक है। 2022 की क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा? इकोनॉमिक सर्वे का। फोर्थ है आपका कोर 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 मुद्रास्फीति क्या होता है? कोर मुद्रास्फीति क्या था? इसमें हमने खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं किया था और एनर्जी को शामिल नहीं किया था। इसमें हम खाद्य को, ऊर्जा को और परिवहन और संचार भी शामिल नहीं करते। ये ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे करते हुए, ठीक है। यानी जस्ट सेकंड, हाँ, पहले पर ये, सेकंड पर ये, ऐसे करके, थर्ड पर ये, और आपका फोर्थ पर ये। इसमें सब शामिल था, इसमें खाद्य पदार्थ और ऊर्जा शामिल नहीं थे, इसमें ईंधन भी शामिल नहीं था, और इसमें ईंधन तो है ही, खाद्य, ऊर्जा, परिवहन और संचार शामिल नहीं है। तो को क्या है? ये कोर कोर मुद्रास्फीति है, ठीक है। या इसको बोल सकते हो, इसमें एनर्जी था, खाद्य पदार्थ था, इसमें परिवहन और संचार और हटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा? कोर कोर मुद्रास्फीति आ जाएगा। अब अवधारणा क्या है? भाग 7, फिलिप्स वक्र समझते हैं हम। फिलिप्स कर्व क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। फिलिप्स कर्व हमें ये बताता है, इसका जो आंसर है, जो क्रक्स है, वो ये है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच की विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसमें विपरीत संबंध का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं होता तो आपसे कोई ये बोलता कि ये विपरीत संबंध को दर्शाता है, तो फिलिप्स कर्व क्या बोलता है? अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, इसका मतलब तो यही है, और रियलिटी में मतलब यही है। फिलिप्स का वक्र हमको बताता है कि जब महंगाई बढ़ती है बेरोजगारी कम हो जाती है, यानी बेरोजगारी बढ़ती है तब मुद्रास्फीति कम हो जाती है, जब बेरोजगारी कम होती है तब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, उसको देखेंगे हम। जैसे जैसे बेरोजगारी घटती है मुद्रास्फीति बढ़ती है, जब जब बेरोजगारी बढ़ती है तब मुद्रास्फीति कम होती है। एक दूसरे के क्या है? व्यतक्रमानुपाती है। क्या है? व्यतक्रमानुपाती, समानुपाती नहीं है, ये निशान है उसका। मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, ठीक है, और इकोनॉमी में तो पढ़ना ही पड़ता है। कार्य प्रणाली क्या है? कम बेरोजगारी होगी, उच्च मजदूरी मिलेगी, उच्च मांग होगी, उच्च मुद्रास्फीति होगी, ठीक है। यानी अब मैं बस आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि 100 लोग हैं, ठीक है, सभी को इसमें से 50 को क्या रोजगार है, 50 बेरोजगार है। इस टाइम पर बेरोजगारी ज्यादा है,
यानी 50% बेरोजगारी है इसमें, ठीक है, 50% बेरोजगारी है। मुद्रास्फीति कम होगी, क्यों कम होगी उसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि सेकंड कंडीशन समझोगे तभी समझ में आएगा। जब इन 100 को बेरोजगार मिल जाता है, इसमें से 50 रोजगार वाले व्यक्ति पर डे 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो 5,000 ये खर्च कर रहे हैं मार्केट में जाके। मार्केट में जाकर क्या कर रहे हैं, ये डिमांड क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ा रहे हैं, इससे होता क्या, डिमांड से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अभी सिर्फ 5,000 रुपये जा रहे हैं मार्केट में, मुद्रास्फीति मान लो 5% है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रोजगार बढ़ता है, बेरोजगारी कम होती है, यानी 100 के 100 व्यक्ति काम करते हैं, पैसा खर्च होता है 10,000। अब डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, और बढ़ेगी, 50 लोग और खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए अगर बेरोजगारी कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, और अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा। इस तरीके से एक मैकेनिज्म है और कार्यप्रणाली इस तरीके से काम करती है। अब इसके उपाय क्या होते हैं उसको समझते हैं। एलपीजी वगैरह कम कर दो तो हो जाएगा। अनाज पर क्या लगा दो, अनाज चीनी वगैरह पर क्या लगा दो, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दो। क्यों, अगर मान लो ये चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, देश के बाहर नहीं जा सकता। अब देश के अगर बाहर नहीं जा सकते, सिंपल सी चीज़ समझो, ठीक है, मैंने थॉट को जल्दी से जल्दी बना दिया ये करके। ये अगर इससे बाहर नहीं जा सकते तो लोगों को यहीं बेचना पड़ेगा। ऑप्शन कम है तो वो सस्ता भी बेच देंगे, क्योंकि उनका सामान खराब हो जाएगा नहीं बेचेंगे तो, ठीक है। अनाज और दालों की स्टॉक की निगरानी रखनी पड़ेगी। स्टॉक की निगरानी, यहाँ पे एक वर्ड आता है काला बाजारी, ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे देख एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके बाद इतना पैसा है कि वो पूरे भारत में या एक रीजन का, एक मध्य प्रदेश के पूरे उसका क्या करेगा, सभी दालों को इकट्ठा करके अपने गोदाम में भर लेगा, और वो उसको 6 महीने रखे रहेगा जब तक दालों की कीमत ना बढ़े। और क्या कीमतें बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। क्यों, डिमांड तो उतनी ही रहती है, सप्लाई खत्म हो गई पूरी, क्योंकि दाल बची ही नहीं मार्केट में। और जब उसकी कीमत 120 से लेके 200 रुपए तक पहुंच गई, तो उसने बोलिया कि लो आप 200 रुपये बेचो इसको, ठीक है, तो उसको फायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस चीज पर फोकस करती है और ध्यान रखती है ऐसा कोई ना कर सके। इसको बोलते हैं जमाखोरी। क्या बोलते हैं इसको, जमाखोरी बोलते हैं, इस वर्ड का यही यूज किया जाता है। अनाज और दाल और प्याज की सब्सिडी वाली बिक्री की जाती है, अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण करना है तो। दाल और खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कमी की जाती है, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं उनको सस्ता करेंगे तो होगा क्या, मुद्रास्फीति कम होगी। अब समझते हैं मुद्रास्फीति सूचकांक क्या क्या होते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको पढ़ा दिया था, गुणा 100 नामात्र जीडीपी बटे में वास्तविक जीडीपी। इसको कैसे निकालते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। इससे हमको पता क्या चलता है कि मुद्रास्फीति कितनी दे रही है, या कितनी ज़्यादा रही है, कम रही है, ठीक है। किससे पता चलता है, जीडीपी डिफ्लेटर से। कैसे, जैसे मान लो नामात्र जीडीपी थी, वो कितनी थी हमारी, 120, वास्तविक कितनी थी, 100 रुपये, गुणा 100, कट कर देंगे, कितने बच्ची, 100। हाँ, 100 से ये चला जाएगा, ये करके ये चला जाएगा, सिंपल सा 20 रुपये, ठीक है, ये आपका चला जाएगा, यानी 120, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये कितनी वृद्धि हुई है मुद्रास्फीति में, ये पता चलता है कि मुद्रास्फीति कितनी ज्यादा थी या मुद्रास्फीति यहाँ पे कितनी कम थी, ठीक है। ये लेके चलते हैं डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, हाँ, इसको मैंने पूरा समझा दिया था पहले ही आपको, इसको हम जीडीपी में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसको समझो डब्ल्यूपीआई को। आधार वर्ष क्या रहता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है 2011 और 12। थोक स्तर क्या होता है, खुदरा से पहले और पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब ही क्या, होलसेल रेट्स मापता है ये। होलसेल में क्विंटल के हिसाब से क्या मिल रहा है, गेहूं क्विंटल के हिसाब से क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं होलसेल वाले, बड़े बड़े जो मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे रेट क्या चल रही है। यहाँ पे केवल वस्तुओं को मापा जाता है, सेवाएं मापी नहीं जाती। मैंने बोला था कि जो चीज शामिल नहीं है उसको याद रखना है, तो सेवाएं शामिल नहीं है किसमें, डब्ल्यूपीआई में। इसमें घटक क्या होते हैं, निर्मित उत्पाद क्या क्या बना हुआ है, प्राथमिक वस्तुएं, तीसरा ईंधन और वस्तुएं। प्रकाशन कौन करता है, आर्थिक सलाहकार और कार्यकालय ओईए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक यानी थोक में चीजें कितने भाव मिल रही हैं, कि 10 क्विंटल गेहूं लेंगे तो कितने का पड़ेगा। एक होता है उपभोक्ता सूचकांक, मूल्य सूचकांक, यानी
उपभोक्ता को कितना पड़ रहा है, यानी 1 किलोग्राम गेहूं कितने का पड़ेगा उसको, उस रेट पर आके। होलसेल हमेशा सस्ता रहता है और उपभोक्ता हमेशा होलसेल से महंगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आधार वर्ष क्या रहेगा 2011-12, इसमें वस्तुएं भी शामिल हैं और सेवाएं भी शामिल हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा हमेशा। घटक क्या है, खाद्य, पेय पदार्थ, मिश्रित, आवास, ईंधन और विद्युत, कपड़े और जूते, पानी, तंबाकू और नशीले पदार्थ। इसके टाइप्स क्या क्या है, ग्रामीण और शहरों शहरों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई अलग रहता है, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई अलग रहता है। इसके टाइप्स होते हैं ये, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग इंडेक्स बनाए जाते हैं। इससे हम आपसे क्या है कि जो लोग बेसिक स्तर पर दुकान पे जाके ले रहे हैं कि पार्ले जी का पैकेट ले रहे, कितने का पड़ा, 5 रुपए का, क्या होलसेल में वही रेट होती है, नहीं होती। क्यों रेट नहीं होती, एक पैकेट में, एक बड़ा पैकेट होता है उसमें 12 रहते हैं मान लो, या मान के चलो 24 होते हैं, 24 पैकेट होते हैं उसमें, ठीक है। वो पैकेट पड़ता है होलसेल से जाके 100 रुपए का, एक पड़ेगा आपको कितने का, एक पड़ेगा आपको 5 रुपए का। तो 120 का पड़ना चाहिए वैसे, लेकिन होलसेल में सस्ता पड़ता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है। उस चक्कर में क्या होगा, इसका इंडेक्स का जो परिणाम है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिणाम है, उसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा, अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं। हमने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों देख लिए। अब आईआईपी क्या होता है, ये मुद्रास्फीति से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि उद्योगों में हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी जो सरकार है वो उस तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। वो देखती है कि अगर उद्योगों में कमी हो रही है तो क्या बढ़ाएगी, वो इंफ्रा को बढ़ावा देगी, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगी। तो क्या बताता है, यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन को मापता है कि उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। आधार वर्ष क्या है, सेम 2011-12। अब आप एग्जाम देने से पहले चेक करके जाना सभी का आधार वर्ष चेंज ना हो जाए। प्रमुख घटक क्या है, विनिर्माण, खनन और विद्युत। कोर उद्योग, इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन कोर उद्योग में आता है, और कम से कम 2 से 3 बार पूछा है इसी से। रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 उद्योग है ना, इनके नाम रट लेना। रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, और इनके परसेंटेज सर्च करके गूगल से कि किसका कितना परसेंट है इस टाइम पर, ठीक है, कितनी परसेंटेज ये क्या अपनी भूमिका या योगदान देता है उद्योगों में, योगदान। इसको गूगल से चेक करके जाना, क्योंकि अभी से डेटा चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कोर उद्योग की डेटा याद रख के जाना, यूपीएससी ने पूछा हुआ है अच्छे से, तो जाके पढ़ लेना। अब पीपीआई क्या होता है, उत्पादक मूल्य सूचकांक। हमारे नजरिए में अंतर होता है यहाँ पे, नजरिए में अंतर का सीधा सा मतलब होता है कि हमने देखा भी जो पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी उपभोक्ता, यानी हमारे स्तर के व्यक्ति, हमने उस दृष्टिकोण से तो देखा ही नहीं, मालिक के दृष्टिकोण से, जिसकी कंपनी है, और इस दृष्टिकोण से जिसने देखा उसी ने बना दिया उत्पादक मूल्य सूचकांक, कि जो उत्पादक है, जो उत्पादन कर रहा है, उसके लेवल पर क्या है, यानी फैक्ट्री के गेट पर, यानी बिना स्टोरेज, बिना ट्रांसपोर्टेशन की वो चीज कितने की बिक रही है, उसको बताने वाला कौन है, उत्पादक मूल्य सूचकांक है। मुख्य केंद्र, कीमतें उत्पादकों को, और इसमें अंतर, दोनों में अंतर लिखा है, ठीक है। सेवाएं इसमें शामिल है, इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। अब बात क्या है, अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर इसमें इनडायरेक्ट टैक्स शामिल हो सकती हैं। बहुविध गणना नहीं शामिल है, इसमें कुछ शामिल है। आधार प्रभाव मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, 2 या 3 बार बता दिया मैंने आपको, ठीक है। निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं, मैं इतनी बार पढ़ा दिया है तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि मुद्रास्फीति को कैसे निपटाया जा सकता है, खत्म करना है तो। बैंक दर में वृद्धि कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, पढ़ाया मैंने एक क्लासेस के थ्रू एक ही बार पढ़ाया है, रिवीजन मैंने क्लासेस में इतनी बार करवा दिया, आपको समझ में आएगा। ब्याज दरों में वृद्धि, खुला बाजार की प्रक्रियाएं, रेपो दर, पीआरआर और एसएलआर में वृद्धि। प्रभाव क्या होगा, पूरा अच्छे से आपको पहले से क्लियर है, अगर आपने क्लास अच्छे से ले रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मतलब इकोनॉमी आपको बच्चे के लिए बहुत सिंपल लगेगी आपकी इकोनॉमी। निपटने के उपाय, ये क्या था, निपटने के उपाय मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति कैसे कम होगी, देख लिया। अब राजकोषीय नीति से कम कैसे होगी, टैक्स बढ़ा देंगे, सरकारी व्यय में
कमी कर देंगे, कर सीमा का विस्तार कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति निपटने के लिए अन्य उपाय हमने दो टाइप के देख लिए, एक तो मौद्रिक उपाय, और एक हमने क्या देख लिया, एक हमने देख लिया राजकोषीय उपाय। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी रहेगी, कीवर्ड्स क्लासेस रहेगी। कीवर्ड्स को हम खत्म करेंगे अच्छे से, 2 क्लासेस कर लेंगे कीवर्ड्स की, जिससे क्या होगा कि जितने भी यहाँ तक बचे हैं ना, नहीं हो पाएंगे तो उसके बाद कोई टॉपिक उठा लेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स की क्लासेस कर लेंगे। हमको पढ़ना सब कुछ है, और मैंने गारंटी दी है ना आपको, कब तक, 15 से लेकर 20 फरवरी से पहले हम इकोनॉमी को खत्म कर देंगे। मूल्य नियंत्रण, अल्पकालिक राहत लेकिन बाजार को अव्यवस्थित कर सकती है। आयात नियंत्रण करेंगे, वेतन पर प्रतिबंध लगा देंगे कि सैलरी आप नहीं बढ़ाओ, गवर्नमेंट भी बोल देगी और प्राइवेट कंपनीज को भी बोल देगी। ठीक है, अब मूल्य मजदूरी चक्कर किसे कहते हैं, प्राइस बेस स्पाइरल किसे कहते हैं, मैंने इसको आपको पूरा समझा दिया इसी क्लास के अंदर ये, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कैसे। चरण 1 क्या होता है, तो वो ये है, बढ़ती कीमतों के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए श्रमिक उच्च वेतन की मांग करते हैं। मैंने बोला था, मैं गया फैक्ट्री के सामने बैठ गया, झंडा लगा के गया, अरे हमारी सैलरी बढ़ा दो, उसने बढ़ा दिया। नियोजक उच्च वेतन लागत को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं, कीमतें बढ़ गई, इसके परिणाम स्वरूप आगे अधिक वेतन बढ़ जाता है, क्योंकि श्रमिक अब उच्च कीमतों की लागत को संतुलित करने के लिए अधिक मांग करते हैं। पहले हमारी 2000 रुपये बढ़ी थी, अब हमको फील हुआ 1 महीने बाद कि 2000 रुपये तो कुछ कीमत ही नहीं है इसकी, खर्चा हमारा 3000 की स्पीड से बढ़ गया, तो हम बोलेंगे 1000 रुपये और बढ़ा दो, और बढ़ाएंगे तो ये और कीमतें बढ़ाएगा। तो ये दुष्चक्र या मूल्य मजदूरी चक्र, प्राइस बेस्ड स्पाइरल इसको बोलते हैं। नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, मांग आपूर्ति। ये एक चीज याद रखो, मांग और प्लस आपूर्ति पूरी अर्थव्यवस्था की क्या है, दोनों प्लस हैं। मौद्रिक नीति इस पे चलती है, राजकोषीय नीति इस पर चलती है, बैंकिंग सिस्टम पूरा इस पे चल रहा है, और आपकी मुद्रास्फीति इस पर चल रही है, देश के आयात निर्यात भी इस पर चलते हैं। बहुत बड़े क्या है ये, हीरो हैं ये इकोनॉमी के। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। बस आज की क्लास खत्म होती है, लिख के जाना, अपन को मैनिफेस्टेशन डेली करेंगे अपन। ठीक है, आपको करना ही है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, सर्च कर लेना जेमिनी पे जाके 2026। ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।